आज हम मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन्स के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी में इसे कह सकते हैं तलों के मिलर सूचकांक के बारे में चर्चा करेंगे। हम इससे पहले के कई वीडियोस में जालक और क्रिस्टल्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमने देखा है कि जालकों और क्रिस्टलों में कई सारे तल होते हैं। यहाँ हम काय केंद्रित जालक की एक एकांक कोशिका देख रहे हैं। इसे हमने तलों के बारे में चर्चा करने के लिए लिया है। इसमें हम कई सारे तल देख सकते हैं, जैसे ये वाला एक तल है, ये तल है, वैसे ही ये एक तल है, ये तल है, ये एक तल है, ये तल है। मतलब कई सारे प्लेन्स आप क्रिस्टल और लैटिस में देख सकते हैं। तो हम किसी प्लेन के बारे में यदि बात कर रहे हैं तो किसी सामने वाले को जिससे हम बात कर रहे हैं उसे यह बताने के लिए कि हम किस प्लेन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमें इंगित करने के लिए कोई तरीका चाहिए। तो आपने यहाँ देखा कि ये जो तल है, इनका जो ओरिएंटेशन है, अभिविन्यास है, वो सभी प्लेन्स का अलग अलग है। तो इसी अभिविन्यास के आधार पर मिलर सूचकांक द्वारा क्रिस्टल या जालक के तलों को नामांकित किया जाता है। मिलर सूचकांकों के द्वारा हमें तल के अभिविन्यास का पता लगता है, जिससे हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तल के बारे में बात की जा रही है। तो मिलर सूचकांक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, इसे अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम जालक या क्रिस्टल जिसके तलों के अभिविन्यास को ज्ञात करना चाह रहे हैं, यानी कि जिसके तलों के मिलर सूचकांक ज्ञात करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसमें एक ओरिजिन, कोई बिंदु लेते हैं, जिसे हम अपना ओरिजिन यानी मूल बिंदु निर्धारित करते हैं और उस पर क्रिस्टलोग्राफी निर्देश तंत्र बनाते हैं। तो क्रिस्टलोग्राफिक निर्देश तंत्र ऐसे निर्देश तंत्र हैं जिनके अक्ष जो यूनिट सेल है उसके एजेस के अलाउ होते हैं। तो जैसा हमने बात की, सबसे पहले एक मूल बिंदु निर्धारित करते हैं और फिर निर्देश तंत्र लेते हैं। तो ये हम मान लें इसमें हमने ये मूल बिंदु लिया है, तो ये निर्देश तंत्र हमने किए हैं। आप देख रहे हैं जो निर्देश तंत्र हैं उसके अक्ष यूनिट सेल यानी एकांक कोशिका के किनारों पर लिए गए हैं। इस बात को स्पेशली आप ध्यान दें कि निर्देश तंत्र लेते समय वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी की डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि यदि ये आपने वेक्टर ए की डायरेक्शन ली है, ये आपने वेक्टर बी की डायरेक्शन ली है, तो वेक्टर सी की डायरेक्शन सीधे हाथ के से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि आपकी उंगलियां वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ आप अगर मोड़ते हैं तो जो अंगूठे की दिशा है, थंब की डायरेक्शन है, वो वेक्टर सी की डायरेक्शन देती है। इस बात को आप स्पेशली ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी वेक्टर सी ले ले। एक बार आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा निर्धारित कर दी है तो वेक्टर सी की दिशा
इस तरह से जैसे हमने बात की कि वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ उंगलियां मोड़े तो वेक्टर सी की दिशा अंगूठे की दिशा वेक्टर सी की दिशा होगी। अब ये भी बात कर लें कि जरूरी नहीं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में 90 डिग्री का कोण हो। ये निर्भर करता है कि आप कौन से क्रिस्टल तंत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ हमने उदाहरण घने क्रिस्टल तंत्र की काय केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड लैटिस की यूनिट सेल को लेकर किया है। इस कारण से ये 90 डिग्री का 90 डिग्री के एंगल्स हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये 90 डिग्री के एंगल्स ही हों। तो सबसे पहले जो हमने बात की कि मिलर इंडिसेस यानी मिलर सूचकांक ज्ञात करने के लिए आपको क्रिस्टलोग्राफिक निर्देश तंत्र बनाना होता है। तो ये हमारा क्रिस्टलोग्राफिक निर्देश तंत्र है। ये मूल बिंदु त्रिविम में 3 डायमेंशनल में चारों ओर होंगे। मूल बिंदु नहीं, सॉरी, जालक बिंदु त्रिविम में चारों ओर होंगे 3 डायमेंशन में, लेकिन सुविधा के लिए हमने केवल वही मूल बिंदु बनाए हैं, मूल बिंदु नहीं, सॉरी, वही जालक बिंदु बनाए हैं जो कि हमारे अक्षों पर लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने निर्देश तंत्र बनाया है। अब हमें उस प्लेन को निर्धारित करना है जिसके कि हमें मिलर सूचकांक ज्ञात करने हैं। तो हमने ये निर्धारित कर लिया है, ये हमारा प्लेन है, लेकिन प्लेन इस तरह का होना चाहिए कि ये जो मूल बिंदु है वो प्लेन पर स्थित ना हो। यदि ये मूल बिंदु इस प्लेन पर स्थित होगा तो आप फिर मिलर सूचकांक इस प्लेन के निकाल नहीं पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो ओरिजिन है वो आप उस प्लेन पर जिसके आप मिलर इंडिसेस ज्ञात कर रहे हैं उस पर लाई नहीं करना चाहिए। तो ये टेक एनी पॉइंट एज ओरिजिन एंड इरेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी सर्वप्रथम जालक में मूल बिंदु लेकर क्रिस्टलोग्राफिक निर्देश तंत्र बनाते हैं। फिर चूज वन प्लेन ऑफ द सेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नोट इट इंटरसेक्ट ऑन द crystallographic axis in terms of lattice constants। अब हमें क्या करना है, ये प्लेन आपने निर्धारित कर लिया जिसके आपको मिलर सूचकांक ज्ञात करने हैं। अब हमें क्या करना है कि इस प्लेन के लैटिस कांस्टेंट यानी जालक नियतांकों के एक टर्म्स में, लैटिस कांस्टेंट के टर्म्स में इसके इंटरसेप्ट अंतःखंड निकालने हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी अक्षों पर। मतलब इस वेक्टर ए अक्ष पे, वेक्टर बी अक्ष पे और वेक्टर सी अक्ष पे ये जो प्लेन है वो लैटिस कांस्टेंट के टर्म्स में कितना इंटरसेप्ट काट रहा है ये पता लगाना है। लैटिस कांस्टेंट यानी जालक नियतांक क्या है, ये वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो बिंदुओं के बीच में, जालक बिंदुओं के बीच की दूरी हम ए ले रहे हैं, ये, और वेक्टर बी की डायरेक्शन में जालक बिंदुओं के बीच की दूरी बी, और वेक्टर सी के डायरेक्शन में जालक बिंदुओं के बीच की दूरी सी ले रहे हैं। ये जालक नियतांक कहलाते हैं। तो इनके टर्म्स में हमें अंतःखंड निकालने हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी की डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए, बी और ये, सॉरी, ए, 2a और 3a, मतलब 3a इंटरसेप्ट काट रहा है। तो यहाँ फिगर में 3a इंटरसेप्ट काट रहा है, अंतःखंड है, और इसमें b, 2b, 3b, 4b, तो ये 4b काट रहा है, और वेक्टर सी के डायरेक्शन में 2c, तो ये 2c। तो इसके a, b, c के टर्म्स में इंटरसेप्ट हो गए, अंतःखंड हो गए, जालक नियतांक a, जालक नियतांक b और c के टर्म्स में जो अंतःखंड हो गए 3, 4 और 2। तो ये हमने अंतःखंड निकालनी है। अब हमें ये जो आपने इंटरसेप्ट या अंतःखंड निकाले इनका रेसिप्रोकल करना है, व्युत्क्रम करना है। आपको इनका व्युत्क्रम करेंगे, अंतःखंड खंडों का इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये कितना आया, 1/3
1/4, इसको 1/3, 1/4, 1/2, मतलब जो अंतःखंड प्राप्त हुए उनका व्युत्क्रम करना होता है। तो 1/3, 1/4, 1/2 हो गया एग्जाम्पल जो हमने लिया उसमें। अब हमें क्या करना है कि इनमें जो आपने इंटरसेप्ट से रेसिप्रोकल किए हैं उनमें ऐसा छोटा कॉमन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है जिससे ये स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, या दूसरी तरह से आप कह सकते हैं कि जो व्युत्क्रम किया है उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं हर हैं उनका आपको एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके जो नंबर मिले उसे तीनों में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3, 4 और 2 का एलसीएम हिंदी में से लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। तो 3, 4 और 2 का लघुत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? 12। तो आपको तीनों को 12 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो तीनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपको मिलेगा 4, 3, 6। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये इंटीजर स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर 4, 3, 6 स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर मिल गया है। अब हमें इसे स्मॉल पैरेंथेसिस में लिखना है, मतलब हमेशा छोटे वाले ब्रैकेट में से लिखना है। जो नंबर आपको मिला 4, 3, 6 इसे यहाँ 4, 3, 6 इसमें लिखा जाता है जैसे इसमें। अब आपको लिखते समय स्पेशली ध्यान देना है कि 4, 3, 6 जिसे 4 यहाँ H से डिनोट हो रहा है, 3 K से और 6 L से, मतलब इनके बीच में कोई कॉमा फुल स्टॉप वगैरह कुछ नहीं आएगा। और ये जो ब्रैकेट जिनमें आपने एनक्लोज किया है, इन्हें बंद किया है, ये यही वाले होने चाहिए स्मॉल ब्रैकेट। इन्हीं ब्रैकेट्स में हम एनक्लोज करते हैं। तो हमारा ये जो प्लेन है इसका जो मिलर इंडिसेस क्या हो गया? 4, 3, 6। इसका मिलर इंडिस 4, 3, 6 हो गया। आपको एक बात स्पेशली ध्यान देनी है कि जो प्लेन जिनका जो कि इस प्लेन के पैरेलल है, मतलब जिसका वही अभिविन्यास है जो इसका अभिविन्यास है, जो सारे सेट ऑफ प्लेन जो इस प्लेन के पैरेलल हैं उन सभी का जो मिलर इंडिसेस है वो 4, 3, 6 यही आएगा। मतलब ये जो मिलर इंडिसेस है वो केवल एक प्लेन को नहीं डिनोट करता है बल्कि उन सारे सेट ऑफ प्लेन्स को डिनोट करता है जो कि इसके पैरेलल है और जिनके बीच की दूरी समान है। एक बात और इसमें स्पेशली ध्यान देनी है कि यदि ये तो हमने दिया वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इन तीनों को पॉजिटिव डायरेक्शन में ये प्लेन इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन यदि किसी एक्सिस को ये नेगेटिव डायरेक्शन में, मान लीजिए बी को नेगेटिव डायरेक्शन में यदि कोई प्लेन कट कर रहा है तो जब एच के एल हम बिल्कुल इसी तरीके से सब निकाले जाते हैं, लेकिन इसे बंद करने के बाद, इसमें लिखने के बाद उसके ऊपर, जैसे बी के लिए हमने बात की कि वेक्टर बी को नेगेटिव डायरेक्शन में काट रहा है तो के ऊपर ऐसे बार लगा दिया जाता है। तो यदि ये वेक्टर बी को नेगेटिव डायरेक्शन में काट रहा होता तो ये 4, 3 बार 6 हो जाता। तो अगर वेक्टर ए को नेगेटिव डायरेक्शन में काटेगा तो एच के ऊपर बार लग जाएगा, 4 बार 3, 6 हो जाता। और यदि वेक्टर सी को नेगेटिव डायरेक्शन में काटता तो 6 के ऊपर बार लगता। तो ये नेक्स्ट टर्न में हम लोग डायरेक्शन के मतलब दिशाओं के मिलर इंडिसेस के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।